हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। तो आज की इस वीडियो में हम जो हरियाणा पीसीएस की जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के करंट अफेयर्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं और आज हम 4th पार्ट को कवर करेंगे जिसमें हमारा मेजरली फोकस रहेगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके ज़रूर से देखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो राइट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है राइट टू डिजिटल एक्सेस। यानी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोला है कि जो राइट टू डिजिटल एक्सेस है वो कवर होता है अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। ये रिसेंट जो केस है वो है राजीव रथुरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो एक तो आपको ये केस का नाम याद रखना है और फिर आपको सेकंड चीज़ ये याद रखनी है कि जो राइट टू डिजिटल एक्सेस है वो राइट टू लाइफ और लिबर्टी के अंदर आता है जो है अंडर आर्टिकल 21। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन ज़रूर से बन सकता है। तो देखिए ये तो फैक्ट है, ये तो यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया कि किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे ये जो चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम समझ लेते हैं और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे दी गई हैं। देखिए जैसे प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर जो डीपीएसपीज हैं, ये मैंडेट करते हैं कि हमें इंक्लूसिव पॉलिसी बनानी है। इंक्लूसिव पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के पर्सन हो या पर्सन विद जो डिसेबिलिटीज़, यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हमें उनके डिसेबिलिटी फ्रेंडली वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें क्रिएट करना है। इसके लिए अगर हम आर्टिकल 14 को देख सकते हैं, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 15 कहता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 21 अभी हमने देखा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। और आर्टिकल 38 है जो ये डीपीएसपी का आर्टिकल है जो कहता है कि स्टेट शुड स्ट्राइव टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी जो इंडियन स्टेट है वो एक वेलफेयर स्टेट है और ये लोगों के वेलफेयर के लिए ही आगे काम करती चली जाएगी। और इसी राइट को कोर्ट ने यहाँ पे एक्सपेंड करते हुए कहा कि जो एल्डरली लोग हैं, थोड़े ज़्यादा उम्र के लोग हैं, आने वाले लोग हैं, जो पुअर लोग हैं या फिर जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, उनको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के एक एक्स्ट्रा डिजिटल एक्सेस हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखिए डिजिटल में सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मान लीजिए आप जो लैंग्वेज में यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है, आपको वो लैंग्वेज भी नहीं आती, तो यानी लैंग्वेज एक इसका एक बैरियर हो सकता है। इसके अलावा कि अगर आपको लिटरेसी नहीं है, कि आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, आपको नॉर्म्स नहीं पता किस तरीके से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करना है, तो इन सभी चीज़ों को बोला गया है कि ये सभी राइट टू लाइफ यानी आर्टिकल 21 के अंदर कवर है। इसके अलावा जो आरपीडब्ल्यू एक्ट है, राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डिसेबल्ड पीपल एक्ट 2016 का, उसका जो सेक्शन 42 ये मैंडेट करता है कि एक्सेसिबल जो ऑडियो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सारे जो यूनिवर्सल डिज़ाइन प्रिंसिपल हैं उन्हें हमें जो एवरीडे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड हैं उनके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है ताकि हम इंक्लूसिव पॉलिसी यहाँ पे हर पर्सन के लिए बना सकें। इसके अलावा जो पीएमएलए यानी PMLA है, ये दिस इज़ PMLA, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके अंदर KYC नॉर्म्स कराए जाते हैं ताकि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनके यहाँ पे उनके अंदर फ्रॉड ना हो सके। अगर आप कोई भी बैंकिंग सर्विस लेना चाहते हैं, कोई इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, पेंशन लेना चाहते हैं या फिर सिम कार्ड की एक्सेस भी लेना चाहते हैं, उसके लिए भी सबसे पहले KYC नॉर्म्स ज़रूरी हैं जो कि आजकल तो डिजिटल ही हैं, यानी ऑनलाइन ही परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा आरबीआई ने 2016 में एक मास्टर डायरेक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी जिसके अंदर जो KYC है यानी जो वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होती है, उसमें जो यूज़र है उसको जो ऑनलाइन ही OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा, फेशियल कैप्चर ऑनलाइन हो जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर हो गए और रीडिंग कोड्स ऑन स्क्रीन, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे हो जानी चाहिए। बट कई जगहों पर जो कि स्पेशली एबल्ड पर्सन है उनको ये सारी चीज़ें करने में या फिर जो जो लैंग्वेज के बैरियर्स हैं उन सब बैरियर्स की वजह से अगर ये सब करने में दिक्कतें आ रही हैं तो ये स्टेट का काम है, यानी हमारी जो गवर्नमेंट है उसका काम है कि वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना फ्रेंडली बनाए कि हर एक सिटीज़न उसको यहाँ पे समझ पाए और इन सारी जो स्कीम्स है, जो सुविधाएँ उन्हें मिलनी चाहिए वो यहाँ पे वो अवेल कर सकें। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट राइट है वो है चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में राइट है, चाइल्ड लेबर का राइट नहीं है, चाइल्ड लेबर्स के अगेंस्ट है। ठीक है, तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर अभी रिसेंटली 12 जून को मनाया गया। अब देखिए इससे पहले भी कई बार इस तरह की डेट्स पे या फिर मैच द कॉलम आपसे पूछा जाता कि कौन सी डेट को कौन सा डे मनाया जाता, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। और ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर
ये यहाँ पे एक स्पेशल डे को सेलिब्रेट किया जाता है जिसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वर्कर ऑर्गेनाइजेशन है और सिविल सोसाइटी है, ये सभी काम कर रहे हैं कि हमें जो चाइल्ड लेबर है उसे एंड कर देना है। और इस बार जो 2025 में हमने वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट किया, उसका जो थीम था वो था प्रोग्रेस इज़ क्लियर बट देयर इज़ मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। देखिए अगर हम SDGs की बात करें तो देखिए SDGs टोटल 17 SDGs हैं यहाँ पर। SDGs के ऊपर भी पहले कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको 17 के 17 SDGs याद होने चाहिए। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो SDG 8 है, 8 जो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वो यहाँ पे चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने की बात करता है उसके 8.7 के अंदर। तो यानी ग्लोबल कम्युनिटी को यहाँ पे इफेक्टिव मेजर लेने होंगे ताकि चाइल्ड लेबर को एंड किया जा सके इन इट्स ऑल फॉर्म, यानी इसकी सभी फॉर्म में बाय 2025। देखिए ये एक टारगेट था बट ऑब्वियसली अगर हम अभी 2026 में हैं और ये टारगेट अभी हम अचीव नहीं कर पाए हैं तो ये भी अनमेट टारगेट है। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 160 मिलियन जो चिल्ड्रन हैं वो चाइल्ड लेबर का शिकार बनते हैं वर्ल्ड वाइड। और आप इस तरीके से समझिए कि हर 10 में से एक बच्चा जो कि अफ्रीका, एशिया और पैसिफिक रीजन में रह रहा है, वो 10 में से एक बच्चा चाइल्ड लेबर के अंदर यहाँ पे काम कर रहा है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट राइट है वो हम बात कर रहे हैं कंपलसरी अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में। तो रिसेंटली जो राज्यसभा की मेंबर हैं सुधा मूर्ति जी, जो कि आपको है ना, जो इन्फोसिस के जो CEO हैं उनकी जो वाइफ हैं, उन्होंने ये रेजोल्यूशन मूव किया कि हमें एक नया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उसको हम बोलेंगे आर्टिकल 21B, और जो गारंटी करेगा कि फ्री और कंपलसरी अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन हर एक बच्चे को मिलनी चाहिए। देखिए इससे पहले आर्टिकल 21 बात कर रहा है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में। उसके अलावा फिर 21A एक इंट्रोड्यूस किया गया था आर्टिकल बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 2002, जिसमें हम राइट टू एजुकेशन प्रमोट कर रहे थे फॉर द एज ऑफ 6 to 14 के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए कंपलसरी एजुकेशन के प्रोविजंस यहाँ पे फंडामेंटल राइट में ऐड किए गए थे। तो ये एक नया प्रपोजल है जिसके बारे में अभी सोचा जा सकता है कि हमें ये भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आर्टिकल 21B के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे कि उसमें न्यूट्रिशन होनी चाहिए, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूड हों, प्री प्राइमरी लर्निंग जिसे हम बोलते हैं किंडरगार्टन, सभी बच्चे जिनकी एज 3 to 6 ईयर के बीच में है उन सभी को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि देखिए आर्टिकल 21 पहले ही हम ऊपर बात कर चुके हैं कि वहाँ पे 6 to जो 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन 86th अमेंडमेंट में ऐड की गई थी। ठीक है, एक नया राइट जो कि है पर्सनालिटी राइट। तो रिसेंटली जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने एक जजमेंट यहाँ पे दिया, उन्होंने पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया सदगुरु जग्गी वासुदेव जी की, कि उनकी जो इमेज है उसका कोई भी मिसयूज़ ना कर पाए। देखिए AI के आने से डीप फेक्स जैसी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके फेक वीडियोस, फेक फ़ोटोग्राफ्स बनाते हैं। उस वजह से क्या होता है, जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके जो राइट्स हैं वो यहाँ पे वायलेट होते हैं, उनकी रेपुटेशन ख़राब होती है, उनकी प्राइवेसी वायलेट होती है, और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं पब्लिक फिगर्स के वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट होते हैं। मान लीजिए किसी को कोई ऐड बनाना है, पर अगर वो पर्टिकुलर जो सेलिब्रिटी है वो प्रोडक्ट को प्रमोट ही नहीं करता, लेकिन अगर AI के थ्रू लोग इस तरह के ऐड बना के उसे बेचने लग जाएं, पर आप तो उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को देख के अगर आप वो प्रोडक्ट परचेज करें तो जो वो सेलिब्रिटी है उसकी इमेज का यहाँ पे गलत यूज़ हो रहा है। तो ये था इस पूरे केस का मुद्दा। देखिए जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं वो कहे जाते हैं एक इंडिविजुअल के राइट्स हैं जो वो कंट्रोल करता है। अगर कोई अनऑथराइज्ड यूज़ कर ले उसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स का, पर्सनल एट्रीब्यूट जैसे कि नाम की, भाई धोनी जी ये बूस्ट अगर आपने देखा हो, पहले देखिए ये तो इलीगल ऐड नहीं था, ये वो खुद ही ऐड करते थे, पर अगर मान लीजिए ये इलीगल ऐड होता तो बट धोनी तो इस चीज़ को प्रमोट नहीं करें, तो उनका नाम, उनका फेक बस नाम यूज़ करके यहाँ पे एक प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, उनकी इमेज को यूज़ कर लिया, उनकी वॉइस को यूज़ कर लिया, लाइक या फिर उनकी लाइकनेस यानी उनकी तरह दिखता हुआ कुछ चीज़ यहाँ पे यूज़ कर ली। इसके और भी कई तरह के एक्सप्रेशन हो सकते हैं। और ये जो सारे राइट हैं कमर्शियल और जो नॉन कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं, अभी तक तो ये किसी भी लॉ के अंदर मेंशन नहीं है, क्योंकि देखिए AI क्या है, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और उसको रेगुलेट करने के लिए एज सच इंडिया ने कोई ब्रॉड या फिर आप बोले इफेक्टिव पॉलिसी अभी तक इंडिया कोई नहीं लेकर आया है।
तो इस तरह की जो चीज़ें फिर केस बाय केस बेसिस पर जितने भी हाई कोर्ट्स में या फिर सुप्रीम कोर्ट में केस जाते हैं, फिर उन पर डिफरेंट जजमेंट हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर बट एक राइट टू पब्लिसिटी तो राइट है। राइट टू पब्लिसिटी में अगर आप प्रोटेक्ट इमेजेस एंड लाइकलीनेस विच कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, तो यहाँ पे जो ये राइट्स हैं जिसमें आपकी इमेजेस हो गई या कमर्शियल जो चीज़ें हैं उनको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने से बचाया जाता है। ये जो एक्ट है ये पार्शली गवर्न है बाय ट्रेडमार्क एक्ट जो 1919 का एक्ट है, और कॉपीराइट एक्ट, यानी आपकी इमेज होगी, आपकी वॉइस होगी, उस पर आपका कॉपीराइट है, आप किस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए नार्को टेक्स्ट के बारे में है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट जो कि पटना हाई कोर्ट ने दिया था उसे ओवरटर्न कर दिया, यानी उसको रिवर्स कर दिया, उस जजमेंट को नहीं माना। उसमें हाई कोर्ट ने अलाउ किया था नार्को टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी एक्यूज़ है या फिर विटनेस है उसके ऊपर नार्को टेस्ट किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सेल्वी और स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का एक केस है उसमें भी एग्जामिनेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इस तरह के टेस्ट की, जैसे नार्को टेस्ट हो गया, पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया, या फिर ब्रेन मैपिंग का एक टेस्ट होता है अगर आपने इसका नाम सुना हो तो इस तरह के जो टेस्ट हैं जिनमें आप कोई ड्रग इंजेक्ट करके किसी क्रिमिनल से कोई बात निकलवा रहे हैं, या फिर उनकी हार्ट बीट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन और स्वेट ग्लैंड्स, इस तरह की चीज़ों को यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है और फिर ये पता लगाया जाता है कि ये जो इंसान है सच बोल रहा है या झूठ। देखिए टेक्निकल एरर्स तो हर चीज़ में हो सकते हैं, तो बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इस तरह की चीज़ों पर रिलाय नहीं कर सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी इस तरह के टेस्ट करवाने का ऑर्डर देती है तो उसमें जो भी अक्यूज़ड है, क्रिमिनल है, या जिसके लिए भी ये टेस्ट यहाँ पे अप्लाई होना है उसका जो कंसेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी फोर्स्ड नार्को टेस्ट अगर कोई करवा रहा है तो वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है। देखिए अगर कोई पर्सन अभी अक्यूज़ड है, अभी कोई उस पर क्राइम साबित नहीं हुआ है, वो अक्यूज़ड है, वो क्रिमिनल नहीं है, तो आप किसी के भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर सकते, और क्रिमिनल्स के भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो इस सारे सिनेरियो में, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। अगर देखिए हम आर्टिकल 23 की बात करें तो वो कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन, यानी आपको आपके ही खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जा सकता, फोर्सफुली आपसे ये बुलवाया जाए कि हाँ ये क्राइम में नहीं किया है, तो ये एक एविडेंस की तरह कोर्ट में आप एडमिट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा जो आर्टिकल 21 है वो तो यहाँ पे रिस्क में है ही, क्योंकि आप उनकी प्राइवेसी और पर्सनल जो लिबर्टी है उसे यहाँ पे हैम्पर कर रहे हैं, तो इस तरह के टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड बताया है। सुप्रीम ने बोला कि इस तरह के जो भी फ्री टेस्ट हैं उनमें जो भी अक्यूज पर्सन है उसका इन्फॉर्म्ड और फ्री कंसेंट चाहिए, और हमें प्रॉपर सेफ गार्ड यहाँ पे लगाने चाहिए, और इस टेस्ट का जो भी रिजल्ट आता है वो जनरली तो इनएडमिसिबल है, यानी उसे एविडेंस की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता, बट हाँ उसे प्राइमरी एविडेंस माना जा सकता है। और उसके बेसिस पे अगर मान लीजिए आपने कुछ उस पर्सन से ये ड्रग इंजेक्ट करके पता लगाया कि उसने मर्डर करके कोई वेपन एक जगह पे छुपा दिया, फिर आप उस जगह पर गए और आपको वो मर्डर वेपन मिल गया, और फिर आपने उसका जो लैब टेस्ट करवाया, फिर आपको उस पर फिंगरप्रिंट्स भी मिले और उस पर जो ब्लड मिला वो भी मैच हुआ, यानी उस तरह से आपने एविडेंस कलेक्ट किया, वो तो जो एविडेंस आपको मिला है वो तो कोर्ट में एडमिसिबल है, बट ये जो प्राइमरी एविडेंस यहाँ पे जो नार्को टेस्ट का रिजल्ट है ये कोर्ट में एज अ एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद की जो डिस्कवरीज होती हैं और अदर एविडेंस अगर आप पता लगवा पाते हैं तो वो कोर्ट में जो भी नॉर्मल एविडेंस एक्ट के अंदर परमिसिबल है वो यहाँ पे आप आगे प्रोसीडिंग कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इनवॉलेंटरी टेस्ट हो रहा है तो इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं आप उसकी मेंटल प्राइवेसी का, उसकी जो बॉडीली ऑटोनॉमी है, और राइट टू फेयर प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं, अभी अगर आप देखें यहाँ पे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच, क्योंकि जो भी अक्यूज है उसको भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है ताकि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाए, और आर्टिकल 21 यानी लाइफ और लिबर्टी कोई भी बिना लॉ के अलावा आपसे छीन नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेक पर हैं। एक और इम्पॉर्टेंट राइट जिसकी हम बात करें वो है राइट टू वोट। तो देखिए नेचुरल राइट जो होते हैं वो तो इनहेरिट हैं और इनएलिएनेबल हैं, यानी आप किसी भी ह्यूमन को उससे वंचित नहीं रख सकते, भले ही वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल ना हो, बट कोर्ट उन्हें एम्बॉडी कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो देखिए स्टैटिक की अगर बात करें तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 का पार्ट हैं,
और इन्फोर्सेबल कौन करता है उनको, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जिसे हम बोलते हैं, कि अगर कोई भी स्टेट या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो आप आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के अंदर, यहाँ पे आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की चीज़ें यहाँ पे बताई गई। अब देखिए राइट टू वोट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या कहता है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, तो आर्टिकल 326 यहाँ पे आपको यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी फॉर ऑल सिटीजन जिनकी भी एज 18 और उसके अबव है तो उन्हें यहाँ पे राइट टू वोट है, अनलेस वो किसी भी पैरामीटर्स पे या किसी रूल के अंदर, किसी लॉ के अंदर उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और 61 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1981 का, पहले उसमें जो एज थी वोटिंग की वो 21 थी, उसने इस एज को रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया था। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट राइट जिसकी हम बात करें वो है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये अफर्म किया है कि जो सेक्युलरिज्म है वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंडियन सोसाइटी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो वो है बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। और कोर्ट ने ये भी रीआइट्रेट करवाया कि अगर आप कोई भी पिटिशन फाइल करते हैं चैलेंजिंग दैट इन्विटेशन ऑफ कन्नडा, तो हुआ ये था कि एक कन्नडा जो राइटर हैं जिनका नाम है बनू मुश्तक, जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, इन्होंने जो रिसेंटली फेस्टिवल होता है चमुदेश्वरी टेम्पल में, मैसूरू देसारा टेम्पल, यहाँ पे उन्हें एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था बनू मुश्तक को, जो कि एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ विनर है, कन्नड़ राइटर हैं। इन्होंने बुक्स लिखी हैं जिनके लिए इन्हें बुकर प्राइज़ भी मिला है। बुकर प्राइज़ को आप लिटरेचर का एक नोबल प्राइज़ की तरह भी देख सकते हैं। तो ये इतना प्रेस्टीजियस अवार्ड इन्हें यहाँ पे मिला है और इसी चीज़ को या इन्हें इसी चीज़ के लिए यहाँ पे सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था स्टेट स्पॉन्सर्ड मैसूरू दशहरा फेस्टिवल के अंदर। तो इन्हीं चीज़ों को अलेज करते हुए इसके अगेंस्ट में यहाँ पे एक पिटीशन फाइल की गई कि ये जो इन्होंने मतलब राइटर्स को यहाँ पे बुलाया है, ये उनका जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 25 और 26 यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वायलेट किया है। यहाँ पे अंदर यहाँ पे जो बेंच है, बट उसने ये पिटीशन को डिस्क्वालीफाई कर दिया, डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि जो दशहरा फेस्टिवल है वो स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया था और वो स्टेट इवेंट है, ना कि किसी की प्राइवेट रिलीजियस सेरेमनी। तो इस बात के ऊपर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है। और राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस रिलीजन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिस्ट्रिक्ट राइट अदर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस। यानी अगर आप एक कोई भी सेरेमनी कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई पर्सन आ रहा है तो वो आपके राइट को तो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा ना, आप अपनी जो श्रद्धा है, जो भी आप रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं वो करिए, बट आप किसी और को ये जो रिचुअल्स हैं, राइट्स हैं, ये परफॉर्म करने से रोक नहीं सकते। इसके लिए उन्होंने बोला कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है इनकी भी एक लिमिटेड एक्सेस है और ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये लीगली डिबेटेबल हैं। देखिए पर जो स्टेट है इन सब चीज़ों में एक न्यूट्रल स्टैंड लेती है, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है जो सभी धर्मों को एक समान मानती है और इस तरह की चीज़ें, इस तरह के पिटीशन सुप्रीम कोर्ट कभी भी इंटरटेन नहीं करती है। तो अगर कुछ एक स्टोरी भानु मुश्तक जी के बारे में, ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इन्होंने लिखी है हार्ट लैम्प, जिसे ट्रांसलेट किया था फिर कन्नड़ा से इंग्लिश में बाय दीपा भस्ती जी ने, और इसी बुक को फिर यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 में ही मिला है। अब देखिए यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ हार्ट लैम्प को मिला है तो उसके ऑथर कौन है? उसके ऑथर बनू मुश्तक हैं, और अगर उसका ये पूछा जाए उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है तो वो दीपा भस्ती जी ने किया है। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं। ये जो अवार्ड यहाँ पे मिलता है कन्नड़ टाइटल, इन्हें एक तो फर्स्ट टाइम किसी कन्नड़ को ये टाइटल मिला है कन्नड़ बुक को, और इसके साथ साथ ही इन्हें 50,000 यूरो का कैश प्राइज़ भी यहाँ पे मिला है, जो कि ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में डिवाइड होता है, यानी इन दोनों के बीच में हाफ ऑफ यहाँ पे डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमने कवर की हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए। और आने वाले पार्ट में हम बाकी जो पॉलिटी के जितने भी टॉपिक रहते हैं उन सभी को भी कवर करने वाले हैं।